हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के तीसरे सेक्शन पे आज बात करेंगे। हमने एग्रीकल्चर पे बात कर लिया है, हमने सर्विस पे बात कर लिया है, आज इंडस्ट्री वाले सेक्शन पे हम बात करने वाले हैं। इंडस्ट्री के अंदर इस सेक्शन में हम एक तो जैसे एग्रीकल्चर और सर्विस के लिए हमने जो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा आए उसी सारणी में, उसी टेबल में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है, प्रपोज्ड एडवांस एस्टिमेट कितना किया गया है, फिर उसमें भी इंडस्ट्री वाले सेक्शन में कहां पर सब सेक्शन कौन से में कितना, टोटल जीवीए कितना, वो सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर क्या मेजर शिफ्ट आ रहे हैं इस समय, पहले किस तरीके की इंडस्ट्री अब किधर शिफ्ट हो रहा है वो बात करेंगे। फिर सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्री कैसा कर रही है, और उसमें कोई राजस्थान का रेफरेंस आएगा तो राजस्थान के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है, अच्छा उससे पहले सिलेबस लिंकेज कि अपना इंडस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो प्रीलिम्स में और मेंस में कहां कहां कनेक्ट होता है। इन टॉपिक के साथ में जो आपके नोट्स है उसके साथ अगर कोई नई चीज आपको दिखती है तो उसको हाईलाइट कर ले, और प्रीलिम्स लायक कोई जो है वो फैक्ट दिखता है वो देख ले। एक सामान्य बच्चों के कई बार वो कमेंट में बता रहे थे कि ऐसा पूछते हैं कि ये सेंटर का है या राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे अभी आया ही नहीं है, ये सेंट्रल वाला है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये सिर्फ मेंस के लिए काम का है या प्रीलिम्स के लिए भी काम का है? मेंस के लिए भी काम का है। क्या ये सब इंस्पेक्टर वाली एग्जाम के लिए भी काम का है? बिल्कुल, उसको किसने मना किया इसमें से सवाल पूछने के लिए? आरपीएससी जो जिस हिसाब से अपना पैटर्न बदल रही है वो सभी एग्जाम के लिए काम का है ना। हो सकता है थोड़े से डाटा इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बोरियत भरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। इसलिए अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे, एग्जाम अगर पास करना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ही पड़ेगा, है ना। इसमें से अच्छे खासे अपने को क्वेश्चन मिलते हैं, एक चीज। दूसरी, ऐसे लिखने में, कोई भी आंसर बनाने में सरकार के ऑथेंटिक डाटा, सरकार के ऑथेंटिक आइडिया, इसी प्रकार जो है वो इंटरव्यू के अंदर सरकार का क्या विजन, आपसे पूछा जाए कि आप इस समस्या का समाधान कैसे करोगे, सेवा क्षेत्र की समस्याओं को कैसे सुलझाओगे, अपने सुझाव दीजिए, या फिर एग्रीकल्चर की क्या समस्याएं हैं उनका सुझाव, उनको ठीक कैसे करोगे, उनका सुझाव दीजिए इंडस्ट्री। तो कुल मिला के अपने पास रेडीमेड किसी क्षेत्र विशेष की समस्याएं और उसका समाधान कैसे हो, यह आइडिया एज इट इज अपने को मिल जाता है, और अपने को किसी क्षेत्र विशेष के डाटा वो एज इट इज मिल जाते हैं। तो अपना जो सोर्स होगा वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल होगा। आरपीएससी भी तो यही बोलती है, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ो, तो अपन ओरिजिनल सोर्स से पढ़ रहे, ओरिजिनल सोर्स है ये सरकार का, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में हम आज बात करेंगे इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है एक स्टेटमेंट ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने लिख रखा था कि बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने पहली 6 माही उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ रेट जीवीए के अंदर जो वो ऐड की 7% या 7.0% की। अब इसका मतलब अपने दिमाग में बैक एंड में नहीं आना कि ये वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां क्या थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के सामने नई चैलेंज लेकर आ रही है। तो एक तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन, पूरी दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहे हैं, खास करके इसी समय पर रशिया यूक्रेन का झगड़ा, या फिर यूरोप का अमेरिका से डिसएंगेजमेंट, या फिर अमेरिका में ट्रंप की नीतियां, या फिर अलग अलग जो है वो तनाव, ग्रीनलैंड को लेकर के तनाव, या फिर चाइना का अग्रेसिव पॉलिसी, चाइना के सिचुएशन। इस बीच में भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके सामने नए चैलेंज आए थे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये चैलेंजेस फेसेस किए गए, क्योंकि दुनिया में टेरिफ का बहुत जिक्र रहा। एक देश के प्रोडक्ट दूसरे देश में हाई टेरिफ के साथ एंट्री मिल रही थी, या फिर नॉन टेरिफ बैरियर लगा के उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, रोका जा रहा था। तो कुल मिला के एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला मार्केट डिस्टर्ब हो रहा था, जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी थी, ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसी थी, रशिया चाइना का विभिन्न क्षेत्रों में एंगेजमेंट था। इन सब चीजों के चलते ये पिछला साल जो है फाइनेंशियल ईयर ये काफी चैलेंजेस से भरा रहा। बावजूद इसके इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है पहली 6 माही में दर्ज की गई 7.0% जीवीए की दर से। जीवीए अपने को पता है जीडीपी के क्षेत्र विशेष में कौन से क्षेत्र ने कितना वैल्यू एडिशन किया है उसके लिए अलग से निकालने के लिए जीवीए दर्शाया जाता है। अब इसमें देखें तो प्राइमरी सेक्टर में अपना जो है
वो जीवीए के अंदर ग्रोथ रेट पहली एस्टिमेट की गई है 3.1, जो एग्रीकल्चर में पिछले साल की तुलना में घट रही है। ये अपने एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में किया था। अब दूसरा सेक्शन आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में एस्टिमेट किया गया है कितनी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान, 6.2, जो पिछली बार वाली फाइनेंशियल ईयर 25 से ज्यादा ही है, 5.9। अगर इसकी 6 माहियों की तुलना करें तो इसमें 7 की ग्रोथ रही है, जो अपने ऊपर लिखी है यहां पर फाइनेंशियल ईयर 26 की, और इसमें रही थी कितनी फाइनेंशियल ईयर 25 में, 6.1। मतलब इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो पहली 6 माही में तो अच्छा कर ही रही थी, और इस बार भी जो है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा बेहतर करने के अनुमान है। अच्छा, उसमें अगर फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को अलग अलग माना जाए, माइनिंग और क्वायरिंग में, माइनिंग किसको कहते हैं, खनन। क्वायरिंग भी क्या है, एक खनन का प्रकार है जिसमें ओपन पिट माइनिंग की जाती है, जो ज्यादा गहराई पे नहीं होते, उनको ऊपर से निकाला जाता है, वो वाला सेक्टर। उसमें अगर देखेंगे तो अपने यहां पर माइनिंग और उसमें -0.7, तो ये इसका सब सेक्टर में पिछले साल 2.7% की ग्रोथ थी, इस बार जो है वो -7 में गया है। तो एक ध्यान रखने लायक बात है कि -7 का डाटा सामान्यतः इकोनॉमी की ग्रोथ वाले सेक्शन में बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में दिखता है, तो माइनिंग वाले सेक्शन में अपने को -7 दिख रहा है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग में जो वो अच्छी खासी ग्रोथ है 7, और उसके बाद अपनी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और दूसरी यूटिलिटी सर्विस वाले जो इंडस्ट्री है उनमें 2.1 की ग्रोथ है। ओवरऑल अगर अपना कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो उसमें पिछले साल की तुलना में कंस्ट्रक्शन भी घटा है और माइनिंग भी घटी। ये दोनों चीजें अपने को, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई भी पिछले साल की तुलना में घटा है। बढ़ा क्या है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन, ये दोनों बढ़े इसके सब सेक्टर में। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो प्रपोज्ड ग्रोथ रेट अपनी इस साल रहेगी इंडस्ट्री की, वो कितनी तय की गई है जीवीए में, 6.2%। पिछले साल की तुलना में बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। माइनिंग जो है वो कितना गया, माइनस में, और इसके अलावा जो है वो अपना ये इलेक्ट्रिसिटी और ये सब बनाने वाला माइनस में, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों प्लस में है, इनकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही है। तो ये तो डाटा हुए जीवीए के। उसके बाद में अपना ये पोस्टर था पीआईबी का ऊपर, तो यहां पर कुछ बातें जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसको एक साथ में इकट्ठा करके प्रेजेंट किया है, जो आगे अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये बात तो सेम स्टेटमेंट इस पोस्टर में लिखा हुआ ही है कि 7.0 दर की विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के सामने चैलेंज होने के बावजूद भी हमने इसको पहली 6 माही में प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 26 की पहली मैन्युफैक्चरिंग और जो है वो दूसरी तिमाही में 9.3 की रिकवरी दर्शाता है, पीछे जो दिक्कत हुई उसमें अच्छा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे इंटरेस्टिंग डाटा अपने लिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का है। इसमें 2015 से 2025 इन 10 सालों के दौरान अपने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री किसको कहते हैं, जिसमें मोबाइल वाला सेक्टर, जिसमें गाड़ी बनाई जाती है, गाड़ियों के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, गाड़ियों के सपोर्टिंग करने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो इंजन ऑयल बनाने वाली हो, चाहे वो उसके लिए ग्लास बनाने वाली हो, या फिर स्टील बनाने वाली हो, या उसकी गाड़ियों के इंजन के पुर्जे बनाने वाली हो, वो सारी जो है वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री कहलाती है। और इसकी ग्रोथ 10 सालों के दौरान 33%, मतलब इंडिया में गाड़ियों का जो डिमांड है वो 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर से लेकर कॉमर्शियल व्हीकल तक डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ रहा है, प्लस हम एक्सपोर्ट करने के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में पिछले 10 सालों में 33% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो पैसा चाहिए, उस पैसे को जो है वो मोबिलाइज करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा जो पैसा प्राप्त करने के लिए नॉन बैंकिंग जो सोर्सेज है, गैर बैंकिंग, अच्छा किसी भी क्षेत्र को पैसा एक तो इंस्टीट्यूशनल लोन के रूप में मिलता है बैंकों से, बैंकों के अलावा कोई भी सेक्टर कहां से अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए पैसा प्राप्त कर सकता है, शेयर बाजार में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से, या फिर जो है वो नाबार्ड, सिडबी जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस केस में कहा है कि 2020 से 25 के बीच जो कॉमर्शियल सेक्टर है उसको जो टोटल जो अपना पैसा मिला है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो नॉन बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा पैसा किसी भी देश के क्षेत्र में, कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेवा में
जब नॉन बैंकिंग सेक्टर से भी पैसा आता है, इसका मतलब एक तरीके से वो मजबूती का इंडिकेशन देने वाला काम कर रहा है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंस हो रहा है, तो ये उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद जो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिख सकते हैं, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू है वो मीडियम टू हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसका योगदान 46.3% है। अब अपने लिए इंटरेस्टिंग वर्ड है यहां पर मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग में सिंपली कोई खास नई टेक्नोलॉजी का बिना उपयोग किए परंपरागत तरीकों से, परंपरागत इंडस्ट्री में जो सामान बनाए जाते हैं वो जो है वो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, जिसमें सीमेंट का प्रोडक्शन हो, स्टील का प्रोडक्शन हो, या और कोई परंपरागत सदियों से बनाए जा रहे कपड़े का प्रोडक्शन हो, उसमें कोई खास नई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडियम के केस में आ जाएगी आपकी जो है वो कंप्यूटर लैपटॉप बनाना, मोबाइल बनाना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना, या फिर और कोई इस तरीके के जो है वो डिवाइस जिसको बनाने के लिए लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, अच्छे खासे मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और फिर हाई जो है वो वैल्यू वाली, हाई टेक्नोलॉजी वाली कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, इसरो के द्वारा जो उपग्रह डिजाइन किए जाते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी वाली, या फिर मान लो कि कोई मेडिकल इम्प्लांट जैसे पेसमेकर बना रहा है कोई, या फिर जो है वो हाई टेक्नोलॉजी और हाई रिसर्च, हाई इनोवेशन स्किल और प्रीसाइज लैब और इंडस्ट्री ऐसे प्रीमाइसेस बना के, यानी कि जिसमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता हो, जिसमें उन्नत टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, और जिसमें हाई एंड जो आपकी मशीनें हो उनकी आवश्यकता हो, उनका यूज करके आप जो बनाते हो वो है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें स्पेस से रिलेटेड, वैक्सीन जैसी चीजें, या आर्टिफिशियल ऑर्गन बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इस तरीके के जो उभरते हुए आगे की जो उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो चीजें बनाई जाती है वो है हाई मैन्युफैक्चरिंग। मीडियम यानी कि जो टेक्नोलॉजी हर कोई नहीं स्थापित अफोर्ड कर सकता, गरीब कमजोर देशों में ऐसी कंपनियां नहीं लग सकती, मोबाइल बनाने वाली, लैपटॉप बनाने वाली, या फिर और कोई इस तरीके के डिजाइन और मटेरियल के ऊपर आधारित हो, जबकि सामान्य सीमेंट, कपड़ा या स्टील इस तरीके के जो सामान्य है वो फैक्ट्री कहीं पे भी लग जाती है, कोई विशेष नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो भारत की टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मीडियम और हाई टेक्नोलॉजी का योगदान 46.3% है। इसको आपको अपने एग्जाम में जब आंसर लिखो तो हाईलाइट करना चाहिए। मतलब भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो शिफ्ट कर रहा है दुनिया के अंदर, जो है वो अच्छे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजी और स्किल और जो है वो ब्रेन की जरूरत पड़ती है, उस दिशा में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरा कि भारत के अंदर लगातार जो चाइना और ताइवान जो लगातार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के रूप में काम कर रहे थे, उसमें अब हम भी पार्टिसिपेट करने शुरू हो गए हैं। और तीसरे सबसे अधिक निर्यात वर्ग में अपने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खास करके मोबाइल सबसे ज्यादा अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्पल वगैरह का यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा, असेंबलिंग यूनिट लगा, और भी दूसरी कंपनियां सैमसंग वगैरह है वो, तो यहां से अब हम मोबाइल बना के और इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना के बाहर विदेशों में भेज रहे हैं। और तेजी से मोबाइल का निर्माण जो है वो कितना गुना बढ़ गया? 30 गुना पहले से बढ़ा है। तो ये एक अपने लिए हाईलाइट देता है इस चीज का। उसके बाद हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है। टोटल अपनी जो प्रारंभिक सेक्टर है जो एग्रीकल्चर, उसका योगदान कितना है? 15.2। टोटल इंडस्ट्री का कितना योगदान है? 24.3। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बार अनुमान जो हमने लगाया है वो कितना कम हुआ है? 0.3 जो है वो कम हुआ है ना। तो एक ये अपने लिए डाटा काम का है। नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर भी इसमें अपने डाटा बताए हैं। तो ये 24.3 और 24.6 वही इंग्लिश वाले में है। उसके बाद में कुछ और स्टेटमेंट अपने जो पहले वाली बात जो पोस्टर में लिखी हुई थी, यही बात अलग से उसने पेज में हाईलाइट की है कि जो हम परंपरागत कम लागत वाले जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसकी बजाय हम हाई टेक इंडस्ट्री जिसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, ब्रेन सबकी जरूरत पड़ती है, उसकी ओर हम तेजी से अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा रहे हैं।
अच्छा, इसमें कुल योगदान वहां पर हमने लिखा था जिसमें हाई और मीडियम टेक्नोलॉजी की जरूरत है 46.3% का योगदान है। प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रियल जो है वो परफॉर्मेंस, उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 37वीं। एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग अलग देशों में कौन से देश की इंडस्ट्री बेहतर कर रही है, उसका विदेशों में सामान एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसके देश के अंदर घरेलू लेवल पर इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए कितने अच्छे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहा है, तो वो सारे इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड सप्लाई और उसके अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम क्या है, CPI, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रियल प्रमोशन, CPI जिसको कहते हैं। इस परफॉर्मेंस, इस CPI के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है, सरकार के द्वारा कितना प्रमोशन, रिसर्च और डेवलपमेंट कितना, इनोवेशन कितना, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, एक्सपोर्ट में कितना योगदान और विदेशों में उसके सामान की डिमांड कितनी है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जो है वो इंडेक्स जारी किया जाता है और भारत की रैंकिंग इसमें लगातार सुधर रही है और 2023 की रैंकिंग कितनी थी, 37वीं, है ना। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए अपने काम का फैक्ट है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल क्रेडिट, यानी कि लगातार फाइनेंस की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है वो बैंक से जो मिलती है वो 2024 के अंदर 9.39 से कम होकर वित्त वर्ष 25 के अंदर कितनी हो गई है, 8.24%। उसका एक कारण NPA और बहुत सारी चीजें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर गैप, लूप होल, और उसकी वजह से बैंकों की सेहत पे बुरा असर पड़े, उसके चलते बैंकों ने लेंडिंग जो है वो धीरे धीरे कम की है। और नॉन बैंकिंग, जिसमें विभिन्न प्रकार के बाजार से पैसा इकट्ठा करना या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह है, उनसे जो है वो कैश का इनफ्लो इनमें बढ़ रहा है। उसके बाद में ये अपने लिए एक पूछा जाए कि इंडस्ट्री को अगर इंडिया में बढ़ावा देना है तो आप क्या सुझाव दोगे या क्या करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो अपने सारी जगह इकट्ठा करके एक साथ ले लिया। तो भारत की इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए 5 जो बड़े रिफॉर्म करने चाहिए, 5 बड़े पिलर जिन पे ध्यान देना चाहिए, वो क्या है। एक तो इंडस्ट्री लगाना बहुत जटिल है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, रेड कारपेट कल्चर, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकारी इंटरवेंशन कम, टैक्स रिफॉर्म करना, या फिर जो लेबर रिफॉर्म करना। कुल मिला के एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो वो बहुत सारा पैसा पंप करता है, उसमें बहुत सारा पैसा उधार का भी होता है। वो इतने सारे लोगों को कलेक्ट करता है, फिर सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाएगा, सरकार के ऑफिस में उसको परेशान किया जाएगा, जमीन अलॉटमेंट में 6 महीने, फिर जमीन अलॉट हो गई, पानी बिजली कनेक्शन नहीं, आने जाने का रोड नहीं, फिर उसने ये सब चीजें मैनेज की और उसके बाद में काम शुरू कर दिया। काम शुरू हुए साल भर नहीं बीतता कि वहां पर जो लेबर यूनियन है उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया और उसकी इंडस्ट्री के आगे बैठ गए, काम नहीं होने देंगे, हमें पैसा बढ़ाओ, ब्लैकमेल करने की कंडीशन आ गई। ऐसी जगह पर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा क्या? सरकार उसको इंश्योर करे कि हम आपको प्रायोरिटी पर रखेंगे, आपकी हर बात सुनी जाएगी, कर्मचारी आपको बेवजह परेशान नहीं करेंगे, आप हमारे नियम कायदे कानूनों का पालन करो और आपको बिल्कुल फर्स्ट प्रेफरेंस में हम सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे, प्लस लेबर रिफॉर्म करके देंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा, कोई भी आपको इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा कि हम काम नहीं करने देंगे। ये सारी चीजें चाइना ने तेजी से की और इसलिए इंडस्ट्री में उसने बहुत तेज उछाल मारी। अब इंडिया को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अप्रूवल से लेकर एग्जीक्यूशन तक वो सारी चीजें स्मूथ फास्ट फॉरवर्ड बनानी चाहिए और कनेक्टिविटी लिंकेज वो सब भी उपलब्ध करवाना चाहिए। उसके बाद जो अपने युवा है उनको इनोवेशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट, उनको जो है उसके लिए क्या करना पड़े, अच्छे इंस्टीट्यूट खोले, वर्ल्ड लेवल की जो नई ट्रेंड है उनके साथ अलाइन करें और अपने युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए। इसके बाद जो अपने पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या के लाभांश है, इतने सारी युवा अपने पास जो पीढ़ी है, इतने सारे लोग हैं, उनके
सही पोटेंशियल या ऊर्जा का उपयोग करना है तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? स्किल देना पड़ेगा। दुनिया में जो नई एजेंसी और फैक्ट्री इंडस्ट्री खुल रही है उनके अंदर नए तरीके से काम करने के जो वो मेथड डेवलप किए जा रहे हैं, तो हमें भी अपने युवाओं को वर्ल्ड लेवल के स्किल प्रोवाइड करवा के उनको कॉम्पिटेंट बनाना होगा। इसी प्रकार अपने जो यहां पर लागत बहुत ज्यादा आती है रोड बनाने में या फिर पावर सप्लाई लाइन में या विभिन्न चीजों में, तो ब्रॉडर स्केल पर चीजें करके उसकी लागत कम करनी और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को तेज बढ़ाना। देखिए चाइना के पास एक एडवांटेज यह भी है कि उसने सब चीजों को रोड रेल हवाई जहाज से जोड़ दिया, अच्छे पोर्ट डेवलप कर दिए और उसके कंपनी में प्रोडक्ट बनने से अगले देश में पहुंचने के बीच में लगने वाला टाइम बहुत ही कम है, बहुत तेजी से क्लियरेंस होता है। तो उसके लिए काम करना और साथ में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अगर अपने को भाग लेना है, साथ में प्रतिस्पर्धा भाग लेके और लोगों के जीवन स्तर को भी अच्छा करना है, देश को विकसित करना है, तो एमएसएमई इसको ज्यादा आगे बढ़ाना होगा, इनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, लिंक करना पड़ेगा। विकास का इंजन भारत की जनसंख्या के नेचर को देखते हुए यह सबसे बड़ा रोजगार पैदा कर सकता है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कर सकता है और यह ज्यादा जीडीपी में योगदान दे सकता है। तो ये 5 बड़े पिलर हैं आपके पास रेडीमेड इकोनॉमिक सर्वे वाले कि अगर भारत की जो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाना हो तो ये 5 बड़े पिलर अपने को ध्यान देना चाहिए, इन पे काम करना चाहिए। उसके बाद में अपने इंडस्ट्री वाइज अलग अलग जो है वो दिए हुए हैं, उनमें सीमेंट सबसे पहले दिया हुआ है। सीमेंट जो है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं कि भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे नंबर का सीमेंट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर जो सीमेंट पैदा होती है उसके अंदर टोटल 160 इंटीग्रेटेड जो है वो बड़े सीमेंट के प्लांट हैं। अब ये क्या होते हैं इंटीग्रेटेड बड़े सीमेंट के प्लांट? ये ऐसे सीमेंट के प्लांट है जिसमें माइनिंग वगैरह भी उस प्लांट के पास ही होती है, फिर उसको माइनिंग यानी कि खनन करके लाने से और सीमेंट की बोरी या कट्टे में पैक करके बाहर भेजने तक सारी सुविधा इनके पास होती है। तो ये बड़े इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट है इंडिया में कितने? 160। 130 ग्राइंडिंग यूनिट जो लाइमस्टोन होता है उसको पीसने के लिए, उसको पाउडर बनाने के लिए 160 यूनिट और 62 मिनी सीमेंट प्लांट इंडिया में है। 2025 में वित्त वर्ष 2025 में अपने 453 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया गया। सीमेंट उत्पादन में अगर देखा जाए तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड का कंपटीशन रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि डाटा जो है वो कभी किसी साल तो राजस्थान में और किसी साल आंध्र प्रदेश में। तो सीमेंट का कुल उत्पादन जो 85% 100% उसका 85% इंडिया के 11 स्टेट में है और उसमें भी राजस्थान की पोजीशन या तो फर्स्ट होती है या सेकंड होती है। राजस्थान में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए बड़े प्लांट लगे हुए, नाम बता सकते हैं 2-3? चित्तौड़गढ़ वाला है क्या एक तो, और नागौर में भी है, बहुत सारे है ना। अच्छा, सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल की क्या क्या आवश्यकता होती है? लाइमस्टोन चाहिए, जिप्सम चाहिए और उसकी एडहेसिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो मिलाया जाता है। अलग अलग नेचर की सीमेंट होती है, अलग अलग टाइप की सीमेंट होती है, लेकिन मेन जो रॉ मटेरियल है वो जिप्सम और लाइमस्टोन उसके अंदर होता है, बाकी सब चीजें उसमें एड ऑन की जाती है। इसके बाद में जो वर्तमान में इंडिया के अंदर सीमेंट पैदा करने की क्षमता है वो 690 मिलियन टन है। मतलब अपनी टोटल जो क्षमता है उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने हालांकि कम किया है। इसमें अधिकांश कच्चे माल जो है वो सीमेंट के जो इंडस्ट्री होती है वो कहां स्टेब्लिश किए जाते हैं? जहां पर उसका रॉ मटेरियल, क्योंकि ये इतनी जो है वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है कि अगर वो खनन तो लाइमस्टोन तो मिल रहा है कहीं और फैक्ट्री लगी हुई कहीं और, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें लगने वाला टाइम, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। इसलिए इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर ही स्थापित की जाती है जहां पर उसका रॉ मटेरियल मिलता है। तो ये कच्चे माल के पास ही स्थित है। भारत में प्रति व्यक्ति जो है वो एक साल के अंदर जो है वो सीमेंट की खपत कितनी है? 290 किलोग्राम, है ना। यानी कि 6 कट्टे सीमेंट के एक हिस्से में पाती आते हैं। एक आदमी के 50 किलो का होता है एक बैग, है ना। कितने किलो का होता है? 30 का छोटा आने लग गया। अगर 50 किलो का बैग हो तो 6 बैग के आसपास आएगा। 6 बैग में 10 किलोग्राम कम। कुल मिला के उद्देश्य है याद रखने के आसपास की कोई बात हो ऐसे लिखे। तो सीमेंट को लेकर के ये सारी बातें कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट का प्रोड्यूसर और राजस्थान फर्स्ट या सेकंड रहता है, ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। इसके बाद में इस्पात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टील।
अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील? लोहे में और इस्पात में क्या अंतर है? अच्छा, आयरन जो है वो एक क्या है? मेटल है, और जो स्टील है वो क्या है? अलॉय है। यानी कि लोहा एक धातु है और स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कब बनाई जाती है? जब किसी धातु में या तो दूसरी धातु या अधातु मिला दी जाए तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है, अलॉय कहलाता है। अलॉय बनाए क्यों जाते हैं? मेटल के अंदर कुछ क्वालिटी कमजोर होती है तो उनको बढ़ाने के लिए वो क्या हो सकती है क्वालिटी? जंग नहीं लगना, रस्टिंग को रोकना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसकी लश्कर बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ाना, या और कोई नए गुण उसमें विकसित करना, इसलिए अलॉय हम बनाते हैं। तो स्टील जो है वो अलॉय है, इस्पात। तो इस्पात क्या है? एक मिश्र धातु जिसमें क्या मिलाया जाता है? आयरन के साथ में कार्बन मिला दिया जाता है। आयरन के साथ कार्बन मिलाने की जो परसेंटेज है वो अलग अलग रखी जाती है ना। तो जो है वो सामान्यतः 1 से 2% के आसपास कार्बन मिलाते हैं ताकि जंग कम खाए लोहा। तो अपनी ये जो सरिये वगैरह, चद्दर वगैरह होती है वो क्या होती है? लोहा होता है या स्टील होता है, इस्पात होता है? जो अपन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं, लोहा होता है, वो स्टील होता है, इस्पात होता है। लोहा इस्पात उद्योग। अपन जो समझते हैं स्टील से, वो जो बर्तनों वाला स्टेनलेस स्टील होता है, वो स्टील अनेक प्रकार का होता है, स्टील की ग्रेडिंग अलग अलग प्रकार की होती है। ये इनिशियल टाइप का स्टील होता है जिसमें कार्बन बहुत कम। अब इस कार्बन के साथ में इसमें मोलिब्डेनम और बहुत सारे दूसरे तत्व भी मिलाए जाते हैं जिससे इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ जाती है। इसमें क्या मिलाएंगे ये डिपेंड करता है कि ये जो है वो कहां पर काम में लिया जाएगा। इसको बर्तन बनाने के लिए काम में लिया जाएगा, या फिर इसको जो इम्प्लांट बनाने के लिए काम में लिया जाएगा, गाड़ी का पुर्जा बनाने के लिए काम में लिया जाएगा, या फिर जो है वो अपना ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें लगने वाला लोहा बनाया जाएगा, या कोई हाई प्रिसाइजन वाला कोई और उपकरण बनाने के लिए। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आयरन के साथ में और क्या क्या दूसरे मेटल मिलाए जाएंगे जिससे उसकी चमक, स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी, वो सब चीजें बदलती रहती है। वो डिपेंड करता है दूसरी चीजों के, है ना। तो स्टील अनेक प्रकार का होता है। तो भारत जो है वो कच्चे इस्पात का, जो रो स्टील होता है, लोहे के अंदर सिंपल कार्बन मिला, तो उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अपने भारत के अंदर जो है वो 26 जो फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत ने स्टील का डिमांड ज्यादा है, अपने प्रोडक्शन कम है, तो हमने क्या किया है? आयात किया है। लोहे इसमें काफी हद तक अपने यहां पर खूब सारा जो वो निकलता है। कहां कहां पर आयरन माइनिंग की जाती है? ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है। कर्नाटका के बेलारी वाला कितना बहुचर्चित मामला रहा, है ना। इसके अलावा जो है वो इसके नीचे अपन चिकमंगलुरु वाला एरिया, उसके वहां तक झारखंड वाले एरिया तक लोहा और कोयला, मैगजीन वगैरह, और इधर जो वेस्टर्न घाट है ऊपर कॉफी और नीचे कोयला, ऐसा खूब सारी जगह, लाल लेटेराइट मिट्टी के आसपास वाला एरिया, खूब सारी जगह है जहां पर आयरन, और हम उसमें क्या है? आत्मनिर्भर है। याद रखने लायक बात इसमें यह है नीचे वाली स्पेशलिटी स्टील। ये स्टील जो है वो स्टील होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में काम में लिया जाता है, जैसे मेडिकल साइंस में, जैसे एविएशन में, जैसे स्पेस में, या फिर जैसे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के दूसरे तत्व मिला के, दूसरे धातु मिला के जो स्टील तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशलिटी स्टील। स्पेशल क्षेत्र के लिए जो स्टील उपयोग में लिया जाएगा तो उसको स्पेशलिटी स्टील कहते हैं। तो भारत सरकार ने जो भी कंपनियां स्टील बनाती हैं उनको प्रमोट किया है कि आप स्पेशलिटी स्टील बनाओ। अगर आप स्पेशलिटी स्टील बनाओगे तो हम आपको पीएलआई स्कीम का लाभ देंगे। पीएलआई का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या? जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे सरकार की तरफ से आपको उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा। इससे क्या होता है? जितना ये पीएलआई स्कीम का लाभ क्या होता है? देश की इकोनॉमी के अंदर आत्मनिर्भरता। भाई कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बनाए, उसको उससे उतना ही ज्यादा पैसा मिले, इंसेंटिव मिले, तो उतना ही प्रोडक्शन करेगा। तो देश में किसी क्षेत्र विशेष में कोई प्रोडक्ट की कमी है तो सरकार पीएलआई जारी कर देती है। वो इंडस्ट्री ज्यादा प्रोडक्शन बनाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसको ज्यादा लाभ होगा, है ना। इसी प्रकार इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। अगर हम पीएलआई स्कीम में उसको ले आएंगे तो इंडस्ट्री ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और हम ज्यादा बेहतर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो इंडिया में
तो उसको लेकर के कुछ डाटा अपने नीचे दिए हुए हैं। तो ये वाला एक सेक्टर ध्यान रखना है कि ये होता क्या है और इसको लेकर के ये पीएलआई अपन ने क्यों चलाई है। तो एक तो आत्मनिर्भरता और दूसरा निर्यात, इन दोनों सेक्टर में काम करने के लिए इसको अपने बनाया है। तो ये इस बात को लेकर है। उसके बाद कोयले की बात करें हम, कोयले को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने सामने आएंगे। कोयला जो है वो भारत दुनिया में 5वां बड़ा देश है जहां पर कोयले के रिजर्व पाए जाते हैं और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम चाइना के बाद में कोयले का 2 नंबर पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं और अपने यहां पर कोयला के भंडार कितने हैं, 5वें बड़े, पहला। दूसरा, अपनी टोटल जो इंडिया में एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का मतलब यहां पर ध्यान रखना इस बात का, कई बच्चे थोड़ा सा इसको हल्के में ले लेते हैं। जो अपनी इंडस्ट्री चलती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, घरेलू आवश्यकताएं हैं या विभिन्न क्षेत्रों में जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उस ऊर्जा का आपूर्ति पेट्रोल के द्वारा, डीजल के द्वारा, विभिन्न गैसों के द्वारा या फिर जो है वो सोलर, विंड, इन सब से की जाती है। उसमें कोयले का जो योगदान है, इंडस्ट्री में, घरों में या विभिन्न क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, सब में टोटल अगर एनर्जी वहां पर 100% का खर्चा आता है तो उसमें से 55% का आपूर्ति किसके द्वारा है, अकेली कोयले के द्वारा। तो एक याद रखने लायक बात है। अब एनर्जी के अंदर एक एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, बिजली उत्पादन। बिजली अकेली का अगर देखा जाए तो अपने बिजली उत्पादन के क्या क्या सोर्स है, हाइडल एनर्जी, जल से, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब प्राप्त करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कर है कोल एनर्जी। तो टोटल बिजली वाले केस में देखें तो 74% से ज्यादा योगदान किसका है, कोयले का है। टोटल एनर्जी के सेक्टर में देखेंगे तो 55, सिर्फ बिजली के सेक्टर में देखेंगे तो 74। ये पीआईबी के ऊपर पिछले दिनों भी इसका डाटा आया था, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका डाटा आया है। तो ये दोनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। टोटल एनर्जी में 55 और कुल बिजली के उत्पादन में 74। अच्छा, उसके बाद अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 1047.52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हमने किया है। तो कुल मिला के इसमें ये तीनों फैक्ट अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। ज्यादातर एनर्जी वाले जो है वो इसमें कंफ्यूजन 55 और इसको राइट टिक कर लेते हैं, जबकि बिजली के उत्पादन में कितना योगदान है, 74। इस बात को ध्यान रखना है आपने को। तो उसके बाद में पेट्रोकेमिकल वाला, रसायन और पेट्रोकेमिकल और जो है वो पेट्रोलियम जो रिफाइनरी में हम बनाते हैं, उसके अंदर देखिए तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग के मामले में इंडिया पिछले दिनों जो अपना अमेरिका के साथ विवाद चल रहा था, उसमें अपनी क्षमता हमने साबित की कि रशिया से हम तेल मंगवा रहे थे, उसको रिफाइन करके बहुत सारे यूरोप, दुनिया के अलग अलग देशों को बेच रहे थे। तो हम पेट्रोल को रिफाइन करने की क्षमता के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से हैं। अपनी जो रिफाइनरीज गुजरात और आसपास में लगी हुई है, उनकी कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। किसी भी प्रकार का क्रूड ऑयल हो, सबको हम रिफाइन कर सकते हैं। ये क्रूड ऑयल में भी अंतर होता है, वेनेजुएला वाला क्रूड ऑयल और रशिया वाला क्रूड ऑयल, सऊदी अरेबिया वाला, इन सब में अंतर होता है। और अपनी रिफाइनरी के पास ये कैपेसिटी है कि हम सब टाइप के क्रूड ऑयल को रिफाइन आराम से कर सकते हैं और विभिन्न देशों को क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और उसके अलावा बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट हम आसानी से बेच सकते हैं। तो ये इसी को लेकर तो यूएसए को आपत्ति थी। यूएसए ने यूरोप वालों से क्या कहा कि भाई इनडायरेक्ट वे में तुम जो है वो यूक्रेन का वॉर फाइनेंस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदे और क्रूड ऑयल खरीद के पेट्रोल, डीजल और रिफाइन करे और वो यूरोप को बेचे, यूरोप वाले पैसे दे इंडिया को, इंडिया पैसा दे रशिया को, और रशिया वो उस पैसे से वॉर लड़े किसके खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ। ये बात किसका कहना है? ट्रंप का कहना है ना। तो ये इसमें एक और चीज है, मजबूत बैकवर्ड लिंकेज के कारण अपनी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की क्षमता ज्यादा है। ये बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी फिनिश गुड बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले जितने भी मामले हैं वो क्या है? बैकवर्ड लिंकेज। एग्जांपल बता सकते हो कोई? जैसे गाड़ी बनाता है, कार, ट्रक कोई, तो गाड़ी बनाने वाला कोई भी कंपनी है या इंडस्ट्री है, उसको क्या चाहिए? स्टील भी चाहिए, रबर भी चाहिए, ग्लास भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी चाहिए। तो इसका मतलब किस देश में ज्यादा बेहतर गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है, जिसमें पीछे वाला ये जो सारा रॉ मटेरियल एक गाड़ी बनाने के लिए चाहिए वो सारा उपलब्ध हो। तो वो इंडस्ट्री जो किसी इंडस्ट्री को
जो उसके पहले फाइनल प्रोडक्ट के कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, वो लिंकेज कैसा लिंकेज है? बैकवर्ड लिंकेज है। साथ में जो अपना पेट्रोकेमिकल और रसायन का जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में समग्र विनिर्माण क्षेत्र टोटल अपना कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जीवे में कितना योगदान है? 8.1% योगदान है ना। तो बाकी बचा हुआ इसका छोटा सा पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके क्वेश्चन जो इसके बनते हैं संभावित प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले, वो भी हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अपने पास 10 मिनट है, वो वाला क्वेश्चन बना लो तब तक, है ना? है? हाँ, दो 2030 तक का टारगेट है वो। इकोनॉमिक सर्वे में वो बता रहा है कि अचीव कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो। 2000 पिछली साल ही आ गया था वो वाला डाटा कि 2025 में हमने जो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारी एनर्जी की जरूरतें हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। पीआईबी का ही आर्टिकल है वो भी, है ना। और इकोनॉमिक सर्वे में 55% का योगदान अभी भी दे रहा है। अपन तो इसमें कोई मैनिपुलेशन अलग से, लेकिन वो 50% वाला ज्यादा सही है। इसके बाद में अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या सोच के इसका दिया है, इसके हालांकि मैंने ये बैकग्राउंड के अंदर और क्या हो सकता है वो सारे सर्च किए सरकार के खूब पीआईबी वगैरह के, तो यही वो वाला डाटा आप जो बिल्कुल सही कह रहे हो कि 50% हमें 2030 तक अचीव करना था, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हम 25 में ही। जबकि दूसरी तरफ यहां पर कोयले का योगदान 55% अभी भी दिखा रहा है ना। तो ये एक तरीके से इंडिया का जो अपना ग्रीन हाउस गैसों को कम करने वाला टारगेट, और इधर कोयले का टोटल अपनी बिजली में 74% वाला टारगेट, ये भी एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और दूसरा जो है वो हम कोयले के सबसे बड़े उपभोक्ता भी है, अभी भी कोयला यूज हो रहा है, वो भी अपने आप में भाई आप अगर कोयले के सेकंड बड़े कंज्यूमर अभी भी बने हुए हो तो ग्रीन हाउस कैसे कम कैसे कर रहे हो, वो सारी चीजें। बट अपनी इकोनॉमिक जरूरतें और उसमें कोयले की उपलब्धता और पहले से उपलब्ध टेक्नोलॉजी, उस आधार पर जो अपन कोयले का उपयोग कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, तो अगर इकोनॉमी में इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो अपन वैसे पिछड़ जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से कोयले का उपयोग अभी भी कंटिन्यूअस है ना।